वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैं ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे जो अपने प्रश्नावली 13.2 चल रही थी इसका प्रश्न नंबर 9। इससे पहले प्रश्न नंबर 8 तक अपन कर चुके थे, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 इस तरीके से अपने को दे रखा है कि ए बी सी और डी क्रमशः है ये है। अरे इनके निर्देशांक है, ये बिंदु ए के निर्देशांक ये है, बी के निर्देशांक ये है, सी का ये है और डी का ये है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी परस्पर लंबवत है। तो पता कैसे चलेगा कि ए बी और सी डी परस्पर लंबवत है? तो आपको ही ध्यान में है कि कोई भी दो वेक्टर परस्पर लंबवत कब होते हैं? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों का अदिश गुणनफल 0 होता है। तो पहले तो आपको क्या करना है भाई? पहले तो आपको ए बी वेक्टर निकाल लेना है। तो पहले तो मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं। तो मैं अपन ने पहले सीखा है 13.1 में कि ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर के निर्देशांक घटा दूंगा। तो घटाएंगे बी वेक्टर अपना ये रहा, इसमें से ये घटा दीजिए। तो 4 - 3 अपना हो गया 1 आई कैप। तो मैं डायरेक्ट आई कैप लिख देता हूँ ना, ठीक है। और ये अपना ये तो हो गया अपना आई कैप, और फिर 5 - 2 ये हो जाएगा अपना 3 जे कैप, और ये हो जाएगा -1 -4 तो माइनस का 5 के कैप अपना हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं सी डी वेक्टर की। तो सी डी वेक्टर क्या होगा? डी में से आप सी घटा लोगे, तो डी में से सी घटाऊंगा, इसमें से ये घटाओगे तो 2 - 6 ये हो गया -4 आई कैप और -2 जे कैप कर लीजिएगा। अरे 1 - 3 -2 जे कैप और 0 - 2 -2 के कैप। अब मैं क्या करता हूं? अब ए बी वेक्टर और डॉट सी डी वेक्टर निकाल लेता हूं। तो आप निकाल लीजिएगा, मैं सीधा कर देता हूं। जब डॉट करोगे आप लिखिएगा ये और ये दोनों का डॉट जब करोगे तो आपको ध्यान है आई कैप वाला ज़्यादा समय अपन खराब क्यों करें, डायरेक्ट अपन कर लेते हैं। तो आपको लिख करके सोल्व करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ 1 है तो गुणा करोगे तो -4 आई कैप वाला गुणा हो गया। ये कितना हो गया भाई? 3 दूनी 6 -6 और ये प्लस का 10 तो हो गया कितना? -10 प्लस 10 आ गया कितना भाई? 0 आ गया। और यही तो अपने को सिद्ध करना था। आपको ये पता चल गया कि ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बराबर 0 है। तो इसका मतलब है ए बी वेक्टर जो है वो लंबवत है सी डी वेक्टर के। और यही अपने को क्या करना था भाई? सिद्ध करना था। आपको पहले बताया था, मैंने बार बार आपको याद करवाया था कि कोई भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है तो इसका मतलब वे परस्पर लंबवत है। अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको आप देखिएगा। तो देखो अपने पास में है क्या? ए वेक्टर बराबर अपने को ये सिद्ध करना है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए अपने को ये प्रूव करना है कि इसके बराबर होता है। तो मैं करता हूं। अब देखो ये तो पहले से सोल्व किया हुआ है, इसको तो क्या सोल्व करना। अपन किसको सोल्व करेंगे भाई? RHS को सोल्व करूंगा और RHS को सोल्व करके LHS ले आएंगे। मतलब इसको सोल्व करने पर अपना ए वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से सोल्व है। ए वेक्टर को तो और आगे क्या सोल्व करोगे? तो इस क्वेश्चन में क्या करना? तो मैं क्या करूंगा, अपने मन से मान लेता हूं। माना ए वेक्टर अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। मैं मान लेता हूं, चलो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ये मैंने अपने मन से मान लिया और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। माना भाई, है ना, इसको माना। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू इज, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया अपना, ए वेक्टर का मान ये हो गया, इसको मैंने समीकरण 1 दे लिया। अब मैंने प्रश्न में देखा कि मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ए वेक्टर डॉट आई कैप की जरूरत पड़ने वाली है और ए वेक्टर डॉट जे कैप की भी जरूरत पड़ने वाली है और एक वेक्टर डॉट के कैप की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो क्यों ना मैं इनको पहले ही निकाल लूं? तो मैं पहले ही निकाल लेता हूं। तो निकालूंगा तो आपको दिख रहा है ए वेक्टर तो ये रहा, तो लिख लो इसको कि ये रहा ए वेक्टर x आई के प्लस y जे के प्लस
जेड के केप। ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई लोग हैं अभी तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो सबसे पहले स्टेप मैंने आपको बता दिया कि ए वेक्टर अपने को इसको मानना है। मेरे को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था, डॉट दिखाई दे रहा था, कोई भी टू वेक्टर का डॉट मेरे को दिखाई दे रहा था, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ, है ना। तो निकाल लेता हूँ, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है ना। तो डॉट, ये तो ए वेक्टर का मान हो गया और आई केप है, बाकी जे केप है नहीं, तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई, 0 जे केप प्लस 0 के केप। और आपको ध्यान है आई केप का गुणांक और आई केप का गुणांक गुणा होगा, जे केप वाला और के केप वाला गुणा कर लेते हैं तो आंसर मिल जाता है। तो गुणा करोगे तो अक्ष को यहाँ एक गुणा में तो कितना मिल जाएगा आपको, अक्ष ही तो मिलेगा। आई केप डॉट आई केप तो एक होता है तो वो लिखते नहीं है अपन, है ना। और ये तो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो ये अपने को मिल गया ए वेक्टर डॉट आई केप का मान कितना मिल गया भाई, अक्ष मिल गया। तो इसको अपने को दे लेना है समीकरण 2। अब करते हैं आगे अपने पास ये है ए वेक्टर डॉट जे केप है, तो इसी को आप सोल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इसको लिखोगे, डॉट यहाँ जे केप वाला है तो बाकी का ये 0 आई केप और बाकी 0 के केप हो गया। तो जब सोल्व करोगे इसका डॉट इससे करोगे तो अक्ष वाला तो हो जाएगा 0, ये आएगा केवल y आएगा। अरे y या जे केप के गुणा में 1 है तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना y समीकरण 3। और इसका जो मान आएगा तो आप निकालोगे x y, इसका क्या मिल जाएगा आपको, z मिल जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। समीकरण नंबर 4 सभी मान अपने को मिल गए। तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया। देखिए मैं क्या करता हूँ, RHS ले लेता हूँ, RHS लेऊंगा तो RHS अपने पास में क्या है, इसी प्रकार से तो दे रखा है ए वेक्टर डॉट जे केप ए वेक्टर डॉट के केप, यही तो अपना RHS है। तो बस इसको सोल्व तो करना है। तो मैं मान रख देता हूँ कहाँ से, समीकरण 2 से 3 से 4 से। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अपन ने वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर तो मान रखोगे तो इसका मान तो आपको ध्यान है कितना है भाई, इसका मान तो है अक्ष और बाहर क्या लग रहा है आई केप, कोई भी चिन्ह नहीं है बीच में, कोई बात नहीं। और ए डॉट जे तुमने निकाला तो आपको मिला y और जे केप अपना लग रहा है और इसका मान जेड के केप। और मेरे को तुरंत दिखाई दिया कि ये तो मैंने किसको माना था रे, ए वेक्टर को ही तो माना था। ये पूरा का पूरा ही अपना क्या बन गया भाई, ए वेक्टर बन गया। और यही तो अपने को लाना था, RHS को सोल्व करके क्या लाना था, LHS। तो ये ए वेक्टर अपने को मिल गया तो ये क्या हो गया अपना LHS आ गया। तो ये हो गया अपना हेंस प्रूव, ये हो गया अपना सिद्ध। इस प्रकार से हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन मोस्ट है, अच्छे से इसको कीजिएगा। प्रश्नावली 13.3 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा, तो उसको भी अपन सोल्व करेंगे। और आगे भी इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकता है तो उसको भी अपन करेंगे। तो अच्छे से इसको आप सोल्व कीजिएगा। एक बार दोबारा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको फिर भूल जाओगे। दिखने में आपको ये सिंपल दिख रहा है लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप सोल्व कीजिएगा। जहां भूल जाओ आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ मैं अटकी। तो फिर आप देख करके वहां से उस गलती को ठीक कीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जहां आपको पता चल गया कि इस जगह मैं अटका करता हूं, यदि आप उस जगह दोबारा देख करके आप दोबारा उसको करोगे, फिर दोबारा उस चीज को आप भूलने की गलती कभी नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपना मोस्ट है और जो एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा आज वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार अपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे आया करते थे, 2 तो 3 नंबर के क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन। अब की बार क्या पैटर्न रहेगा वो देखेंगे, लेकिन इतना पैटर्न तो अपने को पता है कि फिक्स है, 3 क्वेश्चन तो अपने को मिलने वाले ही है।
तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब अपने पास प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से दे रखा है कि सदिश विधि से अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज है ये ना, समान चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग है ना। यहाँ विकर्णों का योग लिख लिया, बाकी आप पूरा लिखिएगा विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो सिद्ध कैसे करें, तो सबसे पहले यहां देखो एक बात आती है समांतर चतुर्भुज की। तो सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज यहां बनाता हूं। तो समांतर चतुर्भुज अपन बनाना शुरू करते हैं। किस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, तो आप देख लीजिए कि एक ही बिंदु से जाने वाले दो सदिश में ले लेता हूं। ये ले लेता हूं, ये अपना हो गया मान लीजिए ए वेक्टर। ज़्यादा लंबा हो गया क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये हो गया अपना, ये अपना हो गया ए वेक्टर। और एक हो गया कोई भी ले लीजिए अपने मन से ना, ये ले लिया मैंने बी वेक्टर। दो मैंने सदिश लिए हैं, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर और इसको मान लिया बी वेक्टर। ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। तो समांतर चतुर्भुज आप कैसे बनाओगे, तो मैं क्या करता हूँ, ये बी वेक्टर है तो इसी प्रकार से इधर भी बी वेक्टर में बना लेता हूँ। अरे ये बी वेक्टर है तो ये भी अपना क्या होगा भाई, बी वेक्टर है। क्योंकि आपने वेक्टर वाली जो प्रश्नावली जब मैंने शुरू की थी, तेरी प्रश्नावली, तो 13 पॉइंट जो उसका बेसिक वीडियो था उसी में मैंने बताया था कि जो वेक्टर होता है, जो सदिश होता है, वो मुक्त होता है। मुक्त का मतलब ये बी वेक्टर बनाया तो इसी दिशा में जाने वाला समान परिमाण का जो होगा तो वो भी बी वेक्टर ही होगा। और यदि ये ए वेक्टर है तो ये भी अपना ए वेक्टर ही होगा। ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही होगा। चलिए अच्छी बात है, अपन ने समांतर चतुर्भुज तो बना लिया। अपन ने इसकी भुजा जो मानी है वो क्या मानी है भाई, ए वेक्टर। ए वेक्टर तो उस भुजा का सदिश है, तो भुजा क्या हो जाएगी अपनी, स्मॉल ए हो जाएगी। भुजा मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसका परिमाण, तो इसके परिमाण को अपन स्मॉल ए भी बोला करते हैं। और एक भुजा अपनी बी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा तो स्मॉल बी हो जाएगी। ये अपनी ए हो गई, ये फिर अपनी क्या हो गई, बी हो गई। तो ये अपनी भुजाएं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके विकर्ण देखता हूँ। तो विकर्ण कौन से भाई, तो विकर्ण एक तो अपना ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो कितने विकर्ण हो गए भाई, 2 विकर्ण हो गए। तो मैंने दोनों विकर्णों को बना लिया, तो अच्छी बात है, बना लिया। लेकिन जो विकर्ण मानोगे, चलिए मान लेते हैं, ये मान लेता हूं मैं सी वेक्टर, ये मान लेता हूं डी वेक्टर। लेकिन मेरे को यहाँ आधा आधा करना पड़ेगा। यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, आधा आधा। गलत नहीं होगा, आंसर उससे भी आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा बटा में मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूं भाई, 2c वेक्टर मान लेता हूं। इस पूरे को जो विकर्ण है, तो विकर्णों को मैं क्या मान लेता हूं भाई, माना जो विकर्ण है क्या है भाई, विकर्ण। तो विकर्णों को मैं क्या मान रहा हूं, ए को तो मान रहा हूं 2c वेक्टर, और दूसरा क्या मान लेता हूं भाई 2d वेक्टर है। माना ये विकर्ण है, ये तो 2c वेक्टर और ये हो गया 2d वेक्टर। नाम दे लेता हूँ, ये मान लीजिए अपना ए, ये बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी, इसको मैं मान लेता हूँ ओ। जरूरी नहीं ओ मानो, पी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ना। तो मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया ना। आप पी मानना चाहते हो पी मान लीजिए, एल मानना चाहते हो एल मान लीजिए, एम मानना चाहते हो एम मान लीजिए। अपने को तो बिंदु चाहिए, मेरे को तो बिंदु से मतलब है तो मैंने बिंदु क्या मान लिया भाई, ओ मान लिया ना। ठीक है, विकर्ण अपने ये हो ही गए। और भुजा अपन ने लिखी है तो शुरू में लिख लीजिएगा, माना समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए तथा बी है, और विकर्ण जो है 2c वेक्टर और 2d वेक्टर है। ठीक है, अब कर लेते हैं आगे की बात। अपने को सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध ये करना है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। तो समान चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से, एक तो ये रेखीय,
तो मैंने क्या बोला भाई, एक तो अपना हो गया 2c और एक हो गया 2d, तो इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग किसके बराबर होना चाहिए भाई, तो ये होना चाहिए इनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो भुजाएं क्या क्या है, एक तो हो गई अपनी a, दूसरी हो गई b, तीसरी हो गई a, चौथी हो गई b, a b a b, तो इनके वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। यही तो अपने को सिद्ध करना है कि विकर्णों के वर्गों का योग, तो ये विकर्ण थे 2c और 2d, तो इनके विकर्णों के वर्गों का योग मैंने स्क्वायर कर लिया, उनका जो योग है भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो मेरे को कैसे भी करके ये सिद्ध करना है, तो करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, देखो अपने पास 4 त्रिभुज बन गए। चलिए एक चीज अपन और देख लेते हैं, मैंने इसको बोला पूरे को 2c वेक्टर, इसको 2c वेक्टर बोला, तो आपको ध्यान है कि जो समान चतुर्भुज के विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2c है, क्या है भाई 2c है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, c हो जाएगी, और इसी दिशा में जा रहा है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, c वेक्टर बोल दूंगा। और ये अपन ने क्या माना है, लंबाई 2d मानी है, तो ये जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी, और ये भी अपना आधा हो गया, तो ये d वेक्टर और d वेक्टर तभी तो 2d वेक्टर हुआ। तो इस सदिश को मैं क्या बोल देता हूँ, d वेक्टर बोल देता हूँ, है ना। अब ऐसे मत देखना कि दिशा इस तरफ है तो इसको भी इस तरफ बना दो, है ना, ऐसा नहीं होता ना। इस प्रकार से तो आपको ये मिले कि ये अपना मान लो कि b वेक्टर है, ये b वेक्टर है ना, तो आप इसको ऐसे थोड़ी लिखोगे b वेक्टर, ऐसे थोड़ी बनाओगे, है ना। दिशा तो दिशा किधर भी हो सकती है, तो अपन तो लिखते तो ऐसे ही है ना, बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर ना, और ये हो गया अपना डी वेक्टर, चाहे दिशा किधर ही हो अपने को क्या लेता है ना, ठीक है, अपने को तो डी वेक्टर बना लेना है। अब यहाँ मेरे पास, चलिए आपको समझ में आ गया कि ये डी वेक्टर है तो ये भी अपना क्या हो गया, डी वेक्टर, ये सी वेक्टर है तो ये भी अपना क्या हो गया भाई, सी वेक्टर, ये सी वेक्टर है तो ये भी सी वेक्टर, ठीक है। अब अपने पास 4 त्रिभुज बने, 1 2 3 4, तो इन दोनों में से एक ले लीजिए, इन दोनों में से मान लो मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं नीचे वाला ले रहा हूं, तो त्रिभुज किससे, त्रिभुज ए ओ बी से, तो त्रिभुज ए ओ बी में, तो त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा भाई, सदिशों के त्रिभुज योग के नियम से, लिख दीजिएगा सदिशों के त्रिभुज योग के नियम से। तो सदिशों के त्रिभुज योग का नियम क्या था, तो वो मैं देखता हूं, तो वो था क्या, तो वो आप देखिए कि ये इधर ये उल्टी दिशा में जा रहा है, देखो ये ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वाला त्रिभुज देखिए आप एक बार ध्यान से देखिएगा इस वाले त्रिभुज को, तो ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर इसी दिशा में गया, इसी दिशा में गया, लेकिन ये उल्टा आ रहा है, तो इसके बराबर होगा। यह आपको मैंने बताया था, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है और जो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो उन दोनों को बराबर कर लीजिएगा। घड़ी की विपरीत दिशा में तो कौन घूम रहा है भाई, तो देखो घड़ी की विपरीत दिशा में तो कौन घूम रहे हैं, देखो एक तो ए वेक्टर और एक डी वेक्टर, ये तो इधर घूम रहा है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में तो ए और डी घूम रहे हैं, और घड़ी की दिशा में कौन घूम रहा है भाई, तो घड़ी की दिशा में सी वेक्टर घूम रहा है, तो सी वेक्टर मैंने ले लिया। तो देखो ए प्लस डी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो गया, तो यहाँ से आपको जो डी वेक्टर है, क्या भाई डी वेक्टर है, तो ये डी वेक्टर आपको क्या मिलने वाला है भाई, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मिल गया। अरे जो ए प्लस डी था बराबर सी वेक्टर था, चलिए ठीक है, तो आपको मिला क्या, तो आपको इस प्रकार से मिल गया कि डी वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए ठीक है, इसके बारे में बना लेंगे, जैसा भी मेरे को जो चाहिए होगा वो मैं समीकरण ले लूँगा। आप यदि ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों लिखा, तो मत लिखिए, मेरा क्या लेता है, मैं इसको साफ कर लेता हूँ कि सर आपने इसको इसी प्रकार से क्यों लिखा। कोई बात नहीं, जब आगे क्वेश्चन आएगा, जब अपने को जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ बना लूँगा। अभी आप इतना याद रख लीजिए, यदि आपको दिक्कत है तो इसको आप समीकरण 1 दे लीजिएगा, यही दे लीजिएगा, बाकी मैं बताऊंगा कि वो मैंने क्यों लिखा था, है ना। तो देखो अब देखते हैं, ये हो गया अपना ए प्लस डी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन आगे करते हैं, अब आगे क्या करूं,
तो आगे क्या करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड तो अपने पास सी और डी है, अरे एक साइड तो अपने पास सी और डी है, और जो दूसरी तरफ है ए और बी है, दूसरी तरफ क्या है, केवल ए और बी है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को ए वेक्टर के बराबर ही रख लेता हूँ, ताकि होगा क्या मैं समझाता हूँ। यार मेरे को एक दिशा में केवल, अरे आरएचएस में केवल ए और बी चाहिए, तो मैं ए और बी वालों को साइड में रखता हूँ, और इधर क्या चाहिए, सी और डी। तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर को तो पढ़ा रहने देता हूँ, बाकी मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, मैं सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। लेकिन अपने को सदिश थोड़ी चाहिए, कहीं पर भी देखो सदिश कहीं लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। अपने को उनके परिमाण की आवश्यकता है। जैसे ये क्या है, ए वेक्टर का परिमाण है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ परिमाण का स्क्वायर कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देता हूँ। अगली वाली लाइन में आप कीजिएगा, अगली वाली लाइन में क्या करोगे, दोनों पक्षों के परिमाण का वर्ग करने पर, तो वर्ग किया, परिमाण का मैंने वर्ग कर दिया, तो आपको ध्यान है ए वेक्टर का इसका स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, अरे इसका परिमाण किया तो देखो, पहले तो देखो ऐसा था, तो मैंने तो पहले परिमाण निकाल लिया, तो इसका परिमाण आपको ध्यान है स्मॉल ए होगा, चाहे ऐसा लिख लो चाहे स्मॉल ए लिख लो, फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्मॉल ए का ये हो गया स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान है कैसे सोल्व करते हैं, आप इसको तरीके से सोल्व कीजिएगा, तरीके से मतलब सी माइनस डी वेक्टर और सी माइनस डी वेक्टर दोनों का डॉट, अरे किसी के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उसका मतलब वो खुद और खुद का डॉट होता है। तो सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना, क्या मिल जाएगा भाई, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस हो गया डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, अरे सी डॉट सी मैग्नीट्यूड, अरे दोनों का डॉट है, आपको ध्यान है शुरुआत में मैंने बताया था कि ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर ही होता है, तो इसी प्रकार से ये अपना सी स्क्वायर ही हो गया। और ये हो गया सी डॉट डी, इसको भी आप क्या लिख सकते हो भाई, डी डॉट सी को सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आप लिख सकते हो, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये भी सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो कितने हो जाएंगे भाई, 2 सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और प्लस ये डी डॉट डी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर। बाकी आप सीधा भी याद रख सकते हो, देखो ये तो ए का स्क्वायर था, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि आपको डॉट मिलेगा कहाँ से, इस तरीके से करोगे तभी तो डॉट मिलेगा, इसलिए अपने को इस तरीके से सोल्व करना है। तो मैं इसको बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1 यहाँ देता हूँ मैं, है ना। चलिए ठीक है, अब करते हैं आगे सोल्व। यदि नहीं समझ में आता तो इसको एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, बाकी आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैंने जब क्विक रिवीजन करवाया था उस क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को करवा रखा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज मिले तो आप जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से आप सीख सकते हो। बाकी जो एग्जाम्पल्स है, मोस्ट क्वेश्चन है, वो मैंने क्विक रिवीजन क्लास में ही करवा रखा है। पहले मैंने आपको बोला था, फिर बता रहा हूँ, आई बटन पे मिल जाएगा ना। तो देखो ए स्क्वायर बराबर ये आ गया, ठीक है। ये तो अपन ने इन दोनों में से ये लिया। अब इसी प्रकार से इन दोनों में से आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे करके देख लीजिएगा ना। तो मैं इधर वाला ले लेता हूँ। अब की बार त्रिभुज इसी प्रकार से है ना, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ भाई मैं, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। तो इसमें देखो ये प्लस ये उल्टी दिशा में आ रहा है, तो बताओ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सी प्लस डी ये उल्टी दिशा में आ रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, बी वेक्टर के। तो मैं इसमें भी क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में आप कीजिएगा, तो आपको सोल्व करने पर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अरे इसी प्रकार से तो मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस की जगह बस क्या आ जाएगा भाई, प्लस प्लस, ठीक है। और सोल्व कीजिएगा आप पूरा, और ये हो गया बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया भाई, समीकरण नंबर 2। और इसको सही क्रम में लिख लीजिएगा। इसको आप सही क्रम में लिख सकते थे किस प्रकार से, इसको बराबर के पहले और इसको बराबर के बाद में। अगली लाइन में आप लिख लीजिएगा, ये ए स्क्वायर को मैं इधर भी तो लिख सकता हूँ, ये लीजिए ए स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ लेता हूँ। मैं क्या करूँगा भाई,
समीकरण 1 और 2 को जोड़ लूँगा। तो जोड़ूंगा तो आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 2d स्क्वायर, और ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा और इधर आपको क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बराबर के बाद वाले है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को तो ए स्क्वायर कितनी बार चाहिए यहाँ भाई, 2 बार चाहिए, तो मैं पूरे समीकरण को ही दो से गुणा कर लेता हूँ। तो 2 से गुणा करूंगा, पूरे समीकरण को लिख लीजिएगा, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करने पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 से गुणा करूंगा तो मेरे को मिल गया 4c स्क्वायर, 2 से गुणा करोगे तो 4d स्क्वायर, 2 से गुणा करोगे तो 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। मेरे को दिख रहा है ये 2c का होल स्क्वायर है, ये 2d का होल स्क्वायर है, इसको लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे a स्क्वायर कितने हो गए भाई, 2a स्क्वायर। ये 2b स्क्वायर है तो इसको लिख दूंगा भाई b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हो गया सिद्ध, यही तो है। तो ये अपना क्या है, विकर्ण ही तो था। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई c और c 2c, तो ये विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। अरे तो विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, तो विकर्णों के वर्गों का योग लिख लेना, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर हो गया किसके, ये ए बी ये है क्या, भुजाएं तो है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए, ये लंबाई बी, ये लंबाई ए, ये लंबाई बी, तो ये क्या है, भुजाओं के वर्गों का योग लिख लीजिएगा। विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। यही तो अपने को क्या करना था भाई, सिद्ध करना था। एक बार इसको दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इस प्रश्नावली का कर लेते हैं अपन उदाहरण नंबर 15, और इससे पहले के जो उदाहरण है 2-3 उदाहरण है तो उनको आप खुद से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावलियों में कर रखे हैं। और रहेगा आपके पास प्रश्न नंबर 15 के अलावा प्रश्न नंबर 16, तो मैंने आपको बोल दिया है कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं वो भी करवा दूंगा तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, और यदि मैं नया वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें वो क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उदाहरण नंबर 16 को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 16 है वो भी मोस्ट उदाहरण है, क्योंकि मैंने उस वीडियो लेक्चर में वही करवा रखे जो अपने मोस्ट है। और जो प्रश्न नंबर 15 है, सॉरी उदाहरण नंबर जो 15 है, ये भी अपना बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2013 में भी पूछा जा चुका है, और एक बार और आ चुका है, 2 बार ये एग्जाम में अपने को पूछ चुका है। इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि फिर से ये पूछ सकता है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ही तो है, क्योंकि प्रश्नावली अब की बार बची है आपके पास 13.1, 2 और 3 बची है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इन्हीं में से वो आपको घुमा फिरा करके देने वाला है। तो देखो ये है क्या, और है भी वाकई में ये मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वहाँ आपको क्या कर सकता है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह भी दे सकता है, और दिया भी गया है बोर्ड एग्जाम में, वो भी पूछा गया है, जब बीच में किसका चिन्ह था, प्लस का, तो कोई बात नहीं, यदि ये समझ में आ गया तो प्लस वाला आप खुद से सोल्व कर सकते हो। तो प्रश्न है क्या, तो प्रश्न इस तरीके से दे रखा है कि ये ए कैप और बी कैप इकाई सदिश है, तो देने की आवश्यकता भी नहीं थी कि इकाई सदिश है। क्यों, क्योंकि कैप लग रहा है तो अपन ही समझ जाते कि ये तो इकाई सदिश ही तो होते हैं। ये क्या है भाई, इकाई सदिश है, और ये जो थीटा है वो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। चलिए ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, चलो अच्छी बात है। अब मैं सिद्ध कैसे करूं, तो ऐसा तो है नहीं कि एलएचएस ले लूंगा आरएचएस आ जाएगा, आरएचएस ले लूंगा एलएचएस आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, एक नया तरीका यूज में लेते हैं, और वो तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं भाई, इसको मैं लिख लेता हूं ए कैप माइनस बी कैप। अब इसका तो मान मेरे को आता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो उसका मान मेरे को आता है। इसका मतलब ये हो गया ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। अरे किसी के भी परिमाण का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो उसी को
उसी को आप कितनी बार लिख लीजिएगा, 2 बार, और बीच में किसका चिन्ह लगाओगे भाई, डॉट का चिन्ह लगाओगे। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है, सोल्व कर लेंगे। उधर स्क्वायर हटाओगे तो वापस अंडर लग जाएगा, तो देखो मिल गया कि नहीं इसका मान, अरे स्क्वायर हटाओगे तो अंडर मिल जाएगा, तो इसका मान अपने को मिल जाएगा। तो करते हैं सोल्व। तो देखो ये अपना हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। इसको सोल्व करना मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये क्या हो जाएगा भाई, ए कैप डॉट ए कैप, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और -2 ए कैप डॉट बी कैप, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, ए का मान आपको ध्यान है, ध्यान क्या है कि जो ए है सिंगल ए, इसका मतलब ये है कि ये जो ए कैप है उसका परिमाण है। और आपको ही ध्यान है किसी के भी कैप लग गया तो उसका मतलब उसका परिमाण 1 है। तो आप शुरुआत में ही चाहे लिख सकते हो कि यहाँ ए, अरे इसको आप ए से भी तो प्रदर्शित करते हो, यहाँ ए और बी का मान 1 है, शुरुआत में लिख लीजिएगा, क्योंकि बी भी तो कैप है, बी भी तो इकाई सदिश है, तो उसका जो परिमाण है उसको मैंने बी लिख लिया, तो वो भी 1 है। अरे इकाई सदिश का परिमाण 1 ही तो होता है, तो सोल्व कर लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है, -2। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान है ए डॉट बी का, अरे कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है, तो फॉर्मूला ध्यान है, ये ए बी कोस थीटा हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, और बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। अब यहाँ देखिए 1 और 1 हो गया 2, -2ab कोस थीटा, 2 - 2, ए का मान फिर 1, बी का मान पता चल गया 1 है, कोस थीटा है वो है, क्या कर सकते हैं बताओ, 2 माइनस ये हो गया 2 कोस थीटा, 2 आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, तो यहाँ अपने पास बचेगा, अरे 2 तो कॉमन ले लिया इनमें से, तो 1 माइनस कोस थीटा। बस यही अपना जो मेन ट्विस्ट आएगा। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो आगे सोल्व कर पाएगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो आगे सोल्व नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, बार बार मैंने याद करवाए थे प्रश्नावली 2 में, 3 में, और प्रश्नावली 6, 7, 9 सभी में अपने काम आ रहे थे, प्रश्नावली 12 में भी मैंने करवाया था। तो ये कई जगह फॉर्मूले काम आ रहे हैं त्रिकोणमिति के, तो आपको ही ध्यान आ गया होगा। अब तो आपको याद हो जाने चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है एक बार याद कीजिए, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया कितना भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या है, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर लग जाएगा रूट, इधर रूट, देखो ए कैप माइनस बी कैप, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, और रूट में डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, रूट लगाओ, चलो लगा ही देता हूँ मैं एक बार के लिए ना, वरना फिर आप बोलोगे कि इसको अधूरा छोड़ते हो सर। तो अपन पूरा कर लेते, अपना क्या लेता, मेरा क्या जाता है, 4 का रूट हो गया 2, स्क्वायर से रूट कट गया, आ गया क्या भाई, साइन थीटा बटा 2, 2 को मैं भेज देता हूँ इधर, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। और क्या यही अपने को सिद्ध करना था, बिल्कुल यही अपने को सिद्ध करना था कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया अपना सिद्ध। अब मैंने जो बोला है उदाहरण नंबर 16 तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 13.3, तो उसमें कोई भी 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करना सीखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।